मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बहुत कंसर्न्ड है और जो बेंच बना है उसकी कंपोजिशन भी खासी दिलचस्प है। मुझे बताएं, ये मामला रिवर्स हो सकता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत क्रिटिकल केस है ये। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं मोटी बात करता हूँ। जी। इलेक्शन कमीशन ने 3 दफ़ा पीटीआई को कहा कि आपके इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले पुराने ज़माने में कहा था, फिर हाल ही में 2 इलेक्शन करवाए उन्होंने, एक तो अभी करवाया। वो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा इशू बना है नशिस्तों का। तो अब ये पहले हाई कोर्ट में था, पेशावर हाई कोर्ट ने यूनानिमस वर्डिक्ट 5 जजेस की थी कि इलेक्शन कमीशन सही कहता है, आपको नहीं मिलनी चाहिए, कि आपकी पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, आपने फुलफिल नहीं की कंडीशंस। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको भी पीटीआई ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, तवक्को तो ये थी कि इतना अहम केस है ये, इसके साथ बड़ी तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल, हर जगह सारा सियासी सिस्टम ढांचा हिल सकता है। तो उसमें तवक्को ये थी कि चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर जजेस के 3 मेंबर बेंच बनेगा, मगर आखिरी वक्त पे चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को निकाल लिया है और 3 जजेस नॉमिनेट कर दिए, अपनी जगह पे एक और सीनियर जज कर दिए। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज जो भी फैसला यहाँ आएगा या हुकूमत के हक में होगा और इलेक्शन कमीशन के हक में होगा या पीटीआई के हक में होगा। हाँ। ठीक है ना। अब इसमें जो अपने आप को रिमूव कर लिया ना, तो इसका ये मतलब है कि जिस किस्म का भी फैसला आता है कंट्रोवर्शियल होगा। ठीक है। अगर तो गवर्नमेंट के हक में आया तो पीटीआई कर देगी जो करना है, उन्होंने जो करते हैं आमतौर पे, और अगर पीटीआई के हक में आया तो गवर्नमेंट उड़ जाएगी और गड़बड़, मतलब है ये जो सारा सिलसिले बना रहे हैं अमेंडमेंट करने का, ये करने का, 2/3 मेजोरिटी की बातें कर रहे हैं, वो तो 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी ना इनको, अगर नशिस्त चलेगी पीटीआई को, तो ये फिर जुडिशल रिफॉर्म्स भी नहीं होंगी। तो बहुत से इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं। काजी साहब को चाहिए था इसमें बैठते, वो अलग हो गए, अपील में बैठ जाएंगे। अच्छा, वो तो अपील तो बाद की बात है, बिकॉज अपील आमतौर पे जो फैसला आता है वही होती है, अपील में उसको चेंज नहीं किया जाता, वही जज बैठते हैं, वही अगर कोई नया इश्यू हो तो उसको देखते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो अपील शील को भूल जाएं आप, ये एक जजमेंट आनी है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ। जिसके साथ या तो यहाँ जलजला आएगा। हाँ। ठीक है, वो कि ये सारा जो इंतज़ामिया हिल जाएगा, या ये होगा कि पीटीआई फिर रोए पीटेगी, मगर उनके रोने पीटे नहीं होना कुछ। तो अब ये है कि ये फैसला बड़ा अहम है। अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो पीटीआई उड़ जाएगी और गवर्नमेंट अपनी 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकेगी। अगर ये पीटीआई के हक में आता है तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये रह जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस ये हो जाएंगी कि ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं सेनेट के अंदर, और फिर उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें शमूलियत नहीं थी रिजर्व सीट्स पीटीआई के हक में। जी। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। मगर मेरी दिलचस्प बात यह है कि ये जो भी फैसला ये कंट्रोवर्शियल होगा। काजी साहब ने अपने आप को रिमूव कर लिया उस कंट्रोवर्सी से। अब ये क्यों किया? अब ये काजी साहब से आप पूछिए, मुझे क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखिए, काजी साहब ने एक फैसला किया है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कौन सा? इंतखाबी निशान वाला। जी बिल्कुल, बहुत कंट्रोवर्शियल था, ऐसे ही है ना। तो और उससे शर्मिंदगी भी हुई है जुडिशरी को। अच्छा। हाँ, हुई है, बिकॉज दे ऑल थिंक कि ये फैसला जो था थोड़ा सा, तो अब अगर एक और फैसला ऐसा काजी साहब कर देते हैं तो काजी साहब ने जो अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है उसको धक्का तो लगेगा। तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि फिर ये एक्सटेंशन अगर लेते हैं या अग्री करते हैं, क्योंकि इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी, उसके साथ इनको 3 साल और मिल जाएंगे, तो सवाल तो बड़े खड़े हो जाएंगे ना। तो अगर ये बाहर रहे, जो भी फैसला हो उससे बाहर रहे, तो इनके लिए बचाव है पर्सनली। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज अ डिसीजन जो उन्होंने जो लिया। हाँ, तो उन्होंने लिए कंट्रोवर्सी के अंदर मैंने अब नहीं जाना, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी होती है तो मुझे दोनों तरफ से गड़बड़ होगी। तो उन्होंने इनके हवाले कर दिया। मगर यहाँ जो 2 जजेस हैं, मंसूर साहब और मिनल्ला साहब, उनकी जो रेपुटेशन जिस किस्म की बनी हुई है, तो इसलिए ये सवाल खड़े हो गए कि ये फैसला शायद पीटीआई के हक में आ जाए। मगर मैं समझता हूँ कि इतनी भी आसान बात नहीं है, बिकॉज इसके लिए इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो पीटीआई के खिलाफ हैं, और जो सियासी इशू है वो यही है कि इतना कुछ हो चुका है, अब उसको वापस कैसे किया जाए। पुलों के नीचे बहुत और फाइनली मैं समझता हूँ जुडिशरी के अंदर ये इत्तेफाक है कि कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक है। तो वो भी रुक जाएंगी अगर ये फैसला पीटीआई के हक में होगा। तो इसलिए शायद हाय, सादा सी बात में बहुत पेचीदगियां सुलझा गए हैं आप। जवाब में जो भी आएगा इस मामले को लेकर वो बाहर तौर सेठी साहब के बकौल होगा चैलेंज, और उसमें भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा। एम अब्दुल्ला साहब दुबई से सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं?
यूएई कभी पाकिस्तानियों के लास्ट 1.5 साल से कभी विजिट वीज़े बंद करता है, कभी एम्प्लॉयमेंट वीज़े बंद कर देता है। तो इसका मसला क्या है, ये क्यों बंद करता है? ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, ये और किसी नेशनैलिटी के साथ नहीं हो रहा है। इंडिया के साथ हुआ था 1 हफ्ता बस, पर उनका ये जो मसला था वो 10 दिन में हल हो गया था। जी सेठी साहब। हाँ जी मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर एक यूएई ऑफिशियल की एक छोटी सी हिदायत थी पाकिस्तानियों को जो दुबई में काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा उन्होंने फिर दोहराया उसको, जिसका लुब्बे लबाब ये था कि ये पाकिस्तानियों आपका क्या मसला है, ये दुबई है, हम यहाँ सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे, नहीं चाहेंगे यहाँ डिसरप्शन हो, और आप सड़कों पे यहाँ भी निकलना शुरू हो गए हैं इमरान खान या किसी एक सियासी जमात के हक में नारे लगा रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को। हम यहाँ सियासत अलाउ नहीं करते। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप बंद कर दें इस किस्म की हरकतें। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम वीज़ा रेजीम को टाइट कर देंगे, पहली बात। फिर उन्होंने दोहराया, बड़े दुखी नज़र आ रहे थे मुझे कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इतनी, ये समझती है दुबई भी लंदन है, लंदन के अंदर वो गाली गलोच भी सड़कों के ऊपर होता है नून लीग वालों के ख़िलाफ़। और अब अगर दुबई में ऐसे शुरू हो गया तो वो फिर जाहिर है ये तो टॉलरेट वो नहीं करेंगे किसी सूरत में। दुबई के अंदर कोई डेमोक्रेसी वॉक्रेसी फ्रीडम स्पीच तो नहीं है, और वो बिल्कुल इसी बेसिस के ऊपर अपने मुल्क को चला रहे हैं, टाइट कंट्रोल, ताकि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ हैं। पाकिस्तानी अब आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं, फिर पाकिस्तानी इंडियंस की आपस में लड़ाई है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये मसले यहाँ जाके बने। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो ये तो इस किस्म की मसला है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा ये सारी जगह पे ऐसा ही रवैया है। सूरत हाल ये है कि हमारे लोग तो खाना काबा में जाके लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, सियासी, वहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मैं किसका हवाला दे रहा हूँ, अभी हाल ही में जब मरियम औरंगज़ेब वहाँ थी तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद पे देखा आपने सऊदी अथॉरिटीज़ ने क्या एक्शन लिया। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कभी आपने देखा है कि इंडियंस जो हैं वो बीजेपी के जो इंडियंस हैं वो कांग्रेस के ख़िलाफ़, या कांग्रेस के लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर जिस किस्म की प्रोटेस्ट आप लोग करते हैं इन फेवर ऑफ वन पार्टी और अनदर पार्टी। एक वक्त था कि आप बेनज़ीर के लिए उसके हक़ में प्रोटेस्ट करते थे, और आज आप कर रहे हैं इमरान खान के लिए। और मैंने ये भी देखा एक ज़माने में नून लीग के लिए भी आप करते थे। तो और फिर आप लड़ते हैं उन लोगों के साथ जो आपके साथ नहीं होते, और आप सड़कों पे आके लड़ाई झगड़े करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज विद अस, खामियां हमारे में है। हम अभी भी अपने ज़ाती इश्यूज़ जो है या सियासी इश्यूज़ हैं वो घर नहीं छोड़ के जाते, वो हम सब जगह साथ ले चलते हैं, जिसके साथ हमारे फॉरेन एम्प्लॉयर्स और फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो हमसे खुश नहीं रहती। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस मुल्क में जाएँ उस मुल्क के कानून, उस मुल्क के रवैया, राज रवैया उसको अपनाएं,
नहीं तो फिर आपको हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाएगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये दुनिया का एक असूल है कि जिस मुल्क में आप जाएंगे वहाँ के कानून, वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो है उसको आपको अपना, अगर आप अपना नहीं सकते तो उसके खिलाफ ना खड़े हो। हाँ, वहाँ के कवानीन का एहतराम करें, वहाँ के उसूलों की पासदारी करें। तो इस तरह की रुकावटें आपके सामने अगर दूसरे नेशनलिटीज़ के सामने नहीं आ रही, कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन, उसी की बात आपने समझी। सेठ साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया।